हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में। मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा और मैं आप लोगों को सीएमए इंटर का एमक्यूपी करवाने वाला हूं, जो कि है जून 2025। जून 2025 का ये एमक्यूपी मैं आपको कवर करने वाला हूं। इसके कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। और मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ ये पेपर। हाँ, मैंने एमसीक्यूज देख लिए, तो एमसीक्यूज के आपको आंसर्स दिखा देता हूँ। दोस्तों एमसीक्यूज, आपको पता है कि आपके एमक्यूपी जो जून 2025 के हिसाब से आया है, रिसेंटली आ गया है, और उसके कभी भी जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो एमक्यूपीज के बेसिस पर जज किया जा सकता है। हालांकि यूजुअली एमक्यूपी का जो स्टैंडर्ड है वो मैंने देखा है पीछे कुछ टाइम से, एमक्यूपी का जो स्टैंडर्ड है वो इजी होता है इन कंपैरिजन टू एग्जाम। तो एग्जाम में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होता है थोड़ा सा, और एमक्यूपी जो है वो इजी होता है कंपैरेटिवली। बट कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग तो करेंगे ही, सारी प्रैक्टिस तो हमने करनी है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे पहले एमसीक्यूज के साथ। और पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम। आपको पता है कि 30 नंबर के तो एमसीक्यूज आने, ठीक है। दो नंबर का हर क्वेश्चन है, आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बताना है, कोई एनालिसिस देने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम। देखो, डिविडेंड पेड बाय कंपनी आउट ऑफ इट्स एग्रीकल्चर इनकम। बट ये इनकम तो एग्रीकल्चर, ये तो डिविडेंड इनकम ही मानी जाएगी ना, एग्रीकल्चर इनकम क्यों मानी जाएगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। जो पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चर का काम करती है और उनको प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है, वो प्रॉफिट का हिस्सा जो पार्टनर को दिया जा रहा है उसकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी दोस्तों, और एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो बच्चों यहां पे हमारे पहले पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बोलो। पहले पार्ट का आंसर इज बी। इज दैट क्लियर। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं दोस्तों। सेकेंड पार्ट है, मिस्टर प्रतीक, एज 48 ईयर्स, रेजिडेंट इन इंडिया, हैज ए टोटल इनकम ऑफ 6 करोड़ 50 लाख, कंप्राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% और 112 वाला, और उसके बाद 55 लाख रुपीज, 55 लाख रुपीज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% वाला है 111 ए 65 लाख, और बाकी की इनकम है 5 करोड़ 30 लाख। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो बच्चों डिफॉल्ट टैक्स रिजीम यानी न्यू रिजीम में आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैंने इसको सॉल्व किया है, मैं आपको यहां पर फिर से करके दिखा देता हूं। इसका आंसर अगर आप लोग कर रहे हो सॉल्व तो ए है, बट मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं ऐसा क्यों है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे वैसे तो अभी नया रेट 12.5 है, बट इन्होंने लिख दिया 20%, ठीक है। तो 12.5 ही 20% ही लिखेंगे। 55 लाख रुपीज, इसका 20% विच इज इक्वल टू 11 लाख, है ना। फिर इसके बाद आपके पास दिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। आपका इनकम है ये 65 लाख, और पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पर कितना लगता है, 15% टैक्स लगता है। ये कितना आया ये भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, 9,75,000। ये कर लिया। अब दोस्तों मुझे पता है कि ये स्पेशल इनकम्स हैं, इन पर जो टैक्स लगना है वो तो यही लगना है, प्लस इनके ऊपर जो सरचार्ज लगना है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। आप लोगों को याद होगा, हम कैपिटल गेन में टॉपिक पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, 15%। इसमें मैक्सिमम सरचार्ज 15% होता है, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। क्योंकि आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, इनफैक्ट 6 करोड़ 50 लाख है टोटल में, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो इसलिए आपके ऊपर सरचार्ज तो लगेगा, बट मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा 15%। तो दोस्तों इसको पहले ऐड कर देते हैं, बनता है 20,75,000, और इस पे सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। सरचार्ज अगर मैं 15% लगा दूं तो ये कितना बन रहा है, मैंने वर्किंग तो की हुई है, बट 2075 पे 15%, दिस इज 311,250। टोटल हो गया 23,86,250। दोस्तों अब मैं जरा अदर इनकम्स की बात करता हूं। जो अदर इनकम्स हैं, अदर इनकम है वो कितनी है, अदर इनकम है मेरी 5 करोड़ 30 लाख। और क्योंकि ये एक इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल पे नए रिजीम वाला स्लैब लगा देंगे, और नए रिजीम वाला स्लैब क्या कहता है, पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स इज 0, अगले 4 लाख रुपए पर टैक्स 5% है विच इज 20,000,
अगले 3 लाख रुपए पर टैक्स का रेट 10% है, विच इज 30,000। अगले 2 लाख रुपए पर 15% लगेगा, विच इज 30,000। ये हो गए 12 लाख। अगले 3 लाख रुपए पर 20%, विच इज 60,000। और बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस कितना बच गया? कितना बच गया? 15 लाख, 5 लाख, 5 करोड़ 15 लाख, है ना। इस पर कितना लगेगा? 30%। तो 5 करोड़ 15 लाख पर 30% लगाएंगे तो ये बनेगा 1 करोड़ 54 लाख 50,000। टोटल कर दें तो ये कितना बनता है? 154,500 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, विच इज इक्वल टू 1,55,90,000। ये आ गई मेरी दोस्तों टैक्स लायबिलिटी। इसके ऊपर सरचार्ज भी लगाना है। अब क्योंकि आप न्यू रिजीम में हो तो सरचार्ज का हाईएस्ट रेट लगता है 25%, तो सरचार्ज भी लगा दो। इस पे 25% का सरचार्ज, विच इज 38,97,500। टोटल हो गया 155,90,90,000 प्लस 38,97,500, 1,94,87,500। ये आ गया। अब मैं इनको जरा दोनों को जोड़ दूं, तो मेरा टोटल कितना बनेगा? यहां लिख दूं, टोटल लिख दूं, यहां पे टोटल लिख देता हूं। तो टोटल हो गया ये 1,94,87,500 प्लस इसको भी ऐड कर देता हूं 23,86,250। टोटल कर दो अब इसको। ये आ रहा है 2,18,73,750 प्लस लग जाएगा सेस, जो कि कितना है? 4%। इस पे 4% इज 8,74,950। तो ये बनेगा 2,27,48,700। ये आएगा मेरा टैक्स 2,27,48,700। तो ये मेरा पहला पार्ट का आंसर। समझ में आया कि नहीं? सब कुछ समझ में आया किस तरीके से करना है? तो ये हम लोग करते हैं उसके अंदर। और जिन्होंने अब बेटा ध्यान से कैपिटल गेन वगैरह पढ़ा हुआ है तो वो उसके अंदर कवर होगा। अब मैं आपको बता दूं, मेरी फास्ट ट्रैक क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप लोग पता नहीं देख रहे हो नहीं देख रहे हो, फास्ट ट्रैक क्लासेस जरूर देखो। फास्ट ट्रैक क्लासेस के अंदर भी मैं हर तरह के क्वेश्चन करा रहा हूं और ऐसे भी क्वेश्चन करा रहा हूं। विच आर द फॉलोइंग रिसीट इज अ टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस? भाई अनकमिटेड पेंशन फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, बच्चों ये सैलरी इनकम में ही जाता है। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ये कैपिटल गेन में कैपिटल गेन में भी क्या वहां पे भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इनकम फ्रॉम रेसिंग एस्टैब्लिशमेंट, ये अदर सोर्सेस है। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर होना चाहिए डी। थर्ड का आंसर होना चाहिए डी। फोर्थ में आ जाओ। विच कंप्यूटिंग टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन डिलेड while computing taxable interest on delayed compensation standard deduction 50% मिलता है बच्चों, 50% मिलता है, हमें पता है। तो ए। अगले पे आ जाओ। when income of minor is clubbed, जब भी कभी माइनर की इनकम क्लब होती है पेरेंट्स की इनकम में तो 1,500 रुपए तक की एग्जाम्पशन मिलती है। इसका मतलब क्या है? इनकम जितना क्लब हुआ उतनी एग्जाम्पशन मिलेगी या 1,500 पर चाइल्ड, मतलब मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो बी शुड बी द आंसर। कंफ्यूज मत का होना, बच्चा कहेगा सर ए आंसर है, ए गलत है यहां पे आंसर, क्योंकि अगर मान लो 500 रुपए की क्लबिंग हुई है तो थोड़ा ना 1,500 रुपए की एग्जाम्पशन मिलेगी। तो एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी? 500 ही मिलेगी। इज दैट क्लियर? टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A। इंटरेस्ट के केस में लिमिट होती है 5,000। कितनी लिमिट होती है? 5,000। तो 5,000 पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो सिक्स्थ पार्ट का आंसर है ए। When did GST come into effect? बच्चों 1 जुलाई 2017। इसमें कोई डाउट नहीं है, GST come into effect on 1 जुलाई 2017। D. Who is empowered to make laws for matters containing in the list 1 of the schedule 7? मैं पहली इंट्रोडक्शन क्लासेस के अंदर ये बात करवा देता हूं कि संविधान के अंदर जो यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 1, उसके अंदर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट,
स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है लिस्ट, 3 कॉन्करेंट लिस्ट दोनों गवर्नमेंट के पास होती है। तो 8th पार्ट का आंसर है क्या, बी, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद आ जाओ 9th में पर्सन हु इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 या 24 शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एवरी स्टेट विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर ही तो होता है ना दोस्तों, तो इट शुड बी ए। 10th पार्ट, which of the following activities or transactions shall be treated as neither supply of good nor a supply of service? Sale of land and building. Sale of land and building. Is that clear everyone? 11th, for which of the following goods the manufacturer is not allowed to offer composition scheme? मैन्युफैक्चरर कौन सी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, पान मसाला में नहीं ले सकते, आइसक्रीम या टोबैको सब्स्टिट्यूट्स इसके अंदर नहीं आते, तो दिस शुड बी डी। डी शुड बी द आंसर। 12th, under which of the article of the Constitution of India GST Council has been constituted? Article number 279A, GST Council, article number 279A, which is C। 13th, which of the following is taxable event for imported goods? Imported goods के लिए कब taxable event होता है, जब वो goods enter कर जाते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, यानी आंसर शुड बी सी, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, वही 12 नॉटिकल माइल्स, उसके अंदर जब एंट्री हो जाती है तब वो टैक्सेबल इवेंट इंपोर्ट कहलाया जाता है। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग आईजीएसटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स वन ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर वैल्यूइंग कंप्यूटेशन। भाई जीएसटी को जब हम लोग आईजीएसटी निकाल रहे होते हैं, हम उस वक्त उसमें क्या ऐड नहीं करते, कॉम्पेंसेशन एसेस ऐड नहीं करते, क्योंकि आईजीएसटी जो लगता है ना वो किस पे लगता है पता है, असेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इस पूरी वैल्यू के ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी। ठीक है, सेस के ऊपर नहीं लगता, सेस इसके बाद आता है, तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। 14th का आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट इज 15th लास्ट पार्ट, वेयर द ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर नॉट अवेलेबल फॉर ascertaining द असेसेबल वैल्यू फॉर कस्टम ड्यूटी, द परसेंटेज ऑफ एफओबी वैल्यू शुड बी टेकन एज 20% ऑफ एफओबी। भाई ट्रांसपोर्ट चार्जेस ना दिए हो तो 20% लिए जाते हैं, यानी बी शुड बी द आंसर। डन, दैट्स इट। तो ये हमारा एमसीक्यूज हो गया। मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन बी, जिसके अंदर अब आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। राम प्रोवाइड्स, अब देखो क्वेश्चन का पैटर्न अभी तक वैसा ही है जैसे पहले भी आ रहा था। आपको आगे के क्वेश्चन जितने भी दिए जाएंगे वो 7 दिए जाएंगे, और उन 7 में से आपको सिर्फ 5 ही करने, यानी 2 ऑप्शन में छोड़ सकते हो, तो काफी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं अगर आप ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 14 नंबर के 5 क्वेश्चन बनने, 14 × 5 70 नंबर हो गया, और उसमें से 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने भी, मतलब आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको 5 करने हैं, तो आराम से आप स्कोर कर सकते हो। और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, 7 नंबर 7 नंबर। इज दैट क्लियर? राम प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स, कैलकुलेट द इनकम इन विच टू बी टैक्स्ड इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अगर वो आरओआर होता तो क्या होता, अगर वो आरएनओआर होता तो क्या होता, और अगर वो नॉन रेजिडेंट होता तो क्या होता। तो करें, क्वेश्चन नंबर है ये 1, सेकंड है, सॉरी सेकंड का ए पार्ट। इसमें हमें निकालना है क्या, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बच्चों देखो, मैं आपके सामने लिखकर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी साथ साथ लिखो। ठीक है, आप भी इसी प्रकार लिखना अपने एग्जाम्स के अंदर। आपको टोटल इनकम निकालनी है फॉर असेसमेंट ईयर, है ना, किसके लिए, 25-26। एक आप बनाओगे किसके लिए, आरओआर के लिए, एक बनाओगे आरएनओआर के लिए, और एक बनाओगे एनआर के लिए। तो 3 बनाओगे इसमें, यस और नो एवरीवन? बच्चों इसके अंदर आप सबसे पहले क्या लिखने वाले हो, सैलरी रिसीव इन इंडिया फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके। तो बच्चों देखो, पहला पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं यहां पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं। सैलरी रिसीव इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया हो गया ना, तो तीनों को ही टैक्सेबल होना है, बोलो हाँ या ना, तीनों को ही टैक्सेबल होना है, यस और नो एवरीवन, यस और नो एवरीवन। तो अगर सैलरी तीनों को ही टैक्सेबल होनी है तो इसमें 1,40,000 की जो सैलरी आपको आ रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी। बट अब ये तो रिसीव हो रही है और कंप्यूटेड वर्ड लिखा नहीं हुआ, हम मान के चलेंगे इसमें से स्टैंडर्ड एक्शन माइनस नहीं हुई तो हम स्टैंडर्ड एक्शन देंगे। एज्यूमिंग न्यू रिजीम, क्यों न्यू रिजीम एज्यूम किया बताओ? क्योंकि क्वेश्चन में तो रिजीम के बारे में बात ही नहीं करी, तो बाय डिफॉल्ट तो हमें कौन सा रिजीम लेना चाहिए, न्यू रिजीम।
अब मुझे नहीं पता आपके इंस्टीट्यूट जो है आंसर किस प्रकार देंगे, बट लॉजिकली तो यही बनता है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, डिफॉल्ट रिजीम का मतलब तो होता है कि आपको कोई और ऑप्शन लेना ही नहीं, आपको यही ऑप्शन लेना है, नया रिजीम। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मान के चलोगे, न्यू रिजीम ही मान के चलोगे ना। बट कई बार इंस्टीट्यूट जो है अपने आंसर ओल्ड रिजीम के हिसाब से दे देता है। मैं ये बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को इंस्टीट्यूट के साथ। अब मेरे को कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट का कोई बंदा मिल जाए ना, तो मैं उसको सुनाऊं दो तीन बातें कि भाई ये बातों का ध्यान रखा करो। आप क्वेश्चन करा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से निकालना है। मेरे को श्योरिटी नहीं है इस चीज में वो ओल्ड रिजीम से चलेंगे न्यू रिजीम, वैसे लॉजिकली न्यू रिजीम से ही चलना चाहिए, ठीक है। सैलरी रिसीव इन इंडिया फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके। भाई यूके का फॉर्मर एम्प्लॉयर है, आपको सैलरी रिसीव हो रही है इंडिया में, तो आपको टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसमें से क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। 1,40,000 है, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो तो ये बनेगा 1,40,000 में से 75,000। न्यू रिजीम में पता है ना कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 75। तो यहां पे आना चाहिए 65, 65 और 65। और अगर आप ओल्ड रिजीम के हिसाब से चलोगे तो 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। टी बिजनेस है भाई, अब टी बिजनेस है पहली बात, और ये नेपाल से है, तो ये तो बिजनेस इनकम हो गई, और कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। एक्रूराइज कहां हुआ, बाहर। रिसीव कहां हुआ, बाहर। और कंट्रोल इंडिया से, तो सिर्फ आरओआर और आरएनओआर को टैक्सेबल होना चाहिए। तो बताओ क्या होगा, 10,000, 10,000 डन। थर्ड देखो, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट्स इन कनाडा 1/3 रिसीव इन इंडिया। अब 1/3 इंडिया में आ गया ना, 1/3 इंडिया में आ गया तो क्या करेंगे, 1/3 मतलब 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए तो तीनों को डाल दो, और जो बाकी के बचे 2/3 है उसके लिए सोचना पड़ेगा। अब 20,000 एक्रूराइज कहां हुए, बाहर। रिसीव कहां हुए, बाहर। कंट्रोल कहां से, बाहर। सब कुछ बाहर, तो सिर्फ और सिर्फ किसको टैक्सेबल होंगे, आरओआर को। कहानी खत्म। फोर्थ पार्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। बिजनेस कहां पे है, मुंबई, तो एक्रूराइज कहां से हुआ, इंडिया से, है कि नहीं। कितने रुपए की इनकम, 1,00,000 रुपए की इनकम। फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट 2022-23 का, मतलब पिछले साल का, पहले से साल का, और वो रेमिट किया गया इंडिया में। भाई पिछले सालों के प्रॉफिट को कुछ भी नहीं करना, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव इन यूएसए। प्रॉपर्टी कहां पे है, इंडिया, तो एक्रूराइज कहां हुई, इंडिया में, तो एक्रूराइज इंडिया है तो तीनों को टैक्सेबल। बोलो 45, 45, 45। अगले पे आ जाओ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव इन दिल्ली। रिसीव इन दिल्ली आ गया ना, तो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। $1,50,000 रुपए। आगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव इन कनाडा। एक्रूराइज कहां हुआ, बाहर। रिसीव कहां हुआ, बाहर। कंट्रोल के बारे में कुछ नहीं लिखा, मतलब बाहर, तो सिर्फ और सिर्फ किसको टैक्सेबल होना चाहिए, आरओआर को, 2.5 लाख रुपए। लास्ट पार्ट है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जम्बिया बट कंट्रोल फ्रॉम टर्की। एक्रूराइज बाहर, रिसीव बाहर, कंट्रोल बाहर, सब कुछ बाहर। तो बताओ क्या करें, 10,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ आरओआर को टैक्सेबल होगा, आरओआर को तो टैक्सेबल होगा ही। तो बच्चों ये मेरा आंसर होना चाहिए, 65,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 1,00,000 रुपीज प्लस 45,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 10,000, 6,60,000। यहां पे 65,000, 10,000, 10,000, 1,00,000 रुपीज, 45,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज, 380,000। 65,000, 10,000, 1,00,000 rupees, 45,000, 1,50,000, 370 टोटल इनकम। समझ में आया कि नहीं, ये मेरी टोटल इनकम आ गई। डन। इसमें इंस्टीट्यूट के साथ आंसर बस यही वेरी कर सकता है कि उन्होंने न्यू रिजीम की जगह ओल्ड रिजीम एज्यूम कर लिया हो,
और फिर वहां पे जो फर्क आ रहा हो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फर्क आ रहा हो, बाकी सब कुछ सही है। आगे आ जाओ दोस्तों, 2 का ए, 2 का बी। मिस्टर भरत ऑफ सिलीगुड़ी इज ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयमेंट बाय विमल एंड कंपनी कोलकाता और बेसिक सैलरी 5500 रुपए पर मंथ। अदर अलाउंसेस आर डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स 4000 रुपए। Medical allowance 1000 per month. Bonus being 1 month basic salary. Company gives an option to him either to take rent as a rent-free accommodation in Kolkata of fair rental value 1000 per month or to accept a cash HRA. He decided to accept HRA and takes a house in Kolkata at a monthly rent of 1000. He has opted for old regime. Discuss the reason whether he has made a wise choice. आपको बस ये बताना है कि क्या उसने सही किया या नहीं किया। तो मेरे को सैलरी इनकम तो पहली बात निकालनी भी नहीं है, बट मुझे ये चेक करना है कि उसका ऑप्शन सही था या नहीं। इसलिए 2 का बी मैं अपने क्वेश्चन का मेन आंसर जो है ऊपर स्टेटमेंट में लिखूंगा, तो मैं 4-5 लाइनें छोड़ दूंगा और मैं उसके बाद स्टार्ट करूंगा अपना जो है वन ऑफ द ऑप्शन। तो पहला मेरा ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर 1, एज्यूमिंग दैट मिस्टर भरत रिसीव्ड HRA। अगर वो HRA लेता तो क्या होता, तो मैं इसकी टोटल इनकम निकालूंगा और चेक करूंगा। बताओ सबसे पहले बेसिक पे कितनी आ रही है, बेसिक पे 5500 रुपए महीना, 5500 पर मंथ इंटू 12 है ना। सो 5500 इंटू 12, 5500 इंटू 12 इज 66,000 बेसिक पे। इसके बाद उसको डीए मिल रहा है, अदर अलाउंसेस में डीए मिल रहा है। डीए कितना मिल रहा है, 4000 पर मंथ। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 48,000। इसके अलावा आपको मिल रहा है मेडिकल अलाउंस, जो कि किसी कैटेगरी में नहीं आता है, फुली टैक्सेबल हो जाएगा 1000 इंटू 12। यस और नो, फुली टैक्सेबल हो जाएगा, किसी कैटेगरी में नहीं आता। आगे आ जाओ, बोनस दिया है 1 मंथ बेसिक सैलरी, तो बोनस जो है वो ऐड कर दो 5500। इसके बाद यहां पर आ जाओ, द कंपनी गिव्स एन ऑप्शन टू हिम। अब यहां पर हमें HRA की बात हो रही थी ना, तो हम मान के चल रहे हैं HRA मिला है, HRA रिसीव। कितना HRA मिला है हम मान के चल रहे हैं, तो HRA रिसीव हुआ है 1000 पर मंथ। ही डिसाइडेड टू एक्सेप्ट HRA, है ना। तो 1000 पर मंथ के हिसाब से साल का कितना हो गया, 12000। अब मैं एग्जेम्प्ट निकालूंगा। एग्जेम्प्ट निकालने के लिए आपको पता है क्या क्या होता है। पहली लिमिट एक्चुअल HRA रिसीव जो कि है 12000। दूसरी लिमिट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब रेंट पेड आपको दिया है क्या, ही हैज टेकन अ हाउस एट मंथली रेंट ऑफ 1000 लिखा हुआ है, रेंट भी आपने 1000 पे लिया हुआ है। तो रेंट पेड कितना हो गया, 12000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी का 10% में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा बेसिक पे जो कि हमें पता है 66,000। डीए का फॉर्मिंग पार्ट चाहिए होता है, वो डीए का फॉर्मिंग पार्ट तो मेरे को लगता है दिया नहीं, डीए का फॉर्मिंग पार्ट तो दिया ही नहीं, नॉट फॉर्मिंग दिया है, कमीशन है नहीं, तो आएगा ही कुछ नहीं, बस यही आएगा। तो 66,000 का 10% इज 6600, तो ये माइनस कर दो, तो ये बना 5400। बोलो यस। और फिर लास्ट लिमिट क्या है, अगर आप मेट्रो सिटी में है तो 50, अगर नॉन मेट्रो सिटी में है तो 40। तो बताओ ये तो मेट्रो सिटी है कोलकाता, तो 50% ऑफ सैलरी विच इज 3300, विच एवर इज लेस 3300। दोस्तों 3300 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी और आपको जो टैक्स लगेगा वो कितने पे लगेगा, 12000 माइनस 3300 विच इज 8700। डन। और तो मुझे लगता नहीं है कुछ दिया है, बस यही लिख दिया कि वो ओल्ड रिजीम ले रहा है, तो खत्म कहानी। इसको कर देते हैं ग्रॉस सैलरी। इसकी ग्रॉस सैलरी अगर हम लोग देखें तो ये आ रही है 66,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000 प्लस 5500 प्लस 8700, 1,40,200। मैं अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन तो चलो दोनों में ही देनी है ना, तो उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो मैं अभी सिर्फ ग्रॉस सैलरी पर ही ऑप्शन छोड़ दूंगा, वो तो दोनों में ही मिलनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि हमने क्या ले लिया, हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन ले लिया HRA की जगह पे। तो सबसे पहले स्टार्ट देखो, इफ भरत हैज टेकन RFA
अगर भरत ने आरएफए लिया होता तो सबसे पहले बेसिक पे तो बिल्कुल वैसे ही निकालना है। बताओ कैसे निकालना है? बेसिक पे तो आपको दिया ही हुआ है ना 66,000, ये तो हमने निकाल ही लिया बेसिक पे। फिर इसके बाद आपको क्या लेना है यहाँ पर, डीए लेना है, जो कि आपका दिया हुआ था। कितना दिया था डीए? 1000 नहीं 4000 इंटू 12, 48,000 वो आ गया। फिर आपके पास आ गया इसमें क्या, बोनस, मेडिकल अलाउंस बोनस। बोनस जो है वो आ गया 60 नहीं, बोनस आ गया 5500, तो 5500 का बोनस। और इसके बाद आपका आ गया मेडिकल अलाउंस, जो कि है 1000 इंटू 12 यानी 12,000। द कंपनी गिव्स एन ऑप्शन। अब यहां पर बस एकोमोडेशन दिया गया था इन कोलकाता, जिसकी फेयर रेंटल वैल्यू 1000 थी, और रेंट फ्री एकोमोडेशन देने की बात हो रही थी। फेयर रेंटल वैल्यू 1000 रुपीज पर मंथ। बच्चों देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी कैसे एकोमोडेशन कंप्यूट टू गिव हिम ईदर टू टेक अ रेंट फ्री एकोमोडेशन इन कोलकाता एट अ फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ 1000 पर मंथ इन कोलकाता, ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू 1000 पर मंथ। जिसकी फेयर रेंट 1000 पर मंथ है, या तो वो दे दे या फिर उसको एचआरए दे दिया जाए। He decided to accept HRA takes in कोलकाता। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि ये कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन है या कंपनी की किराए वाली एकोमोडेशन है। ये भी एक प्रॉब्लम है, लिखना चाहिए था क्वेश्चन में। कंपनी ने रेंट फ्री एकोमोडेशन कोलकाता ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ 1000 पर मंथ। अब मैं कैसे मान लूं ये कंपनी ओन्ड है या कंपनी हायर्ड है? ये बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं क्वेश्चन के अंदर, कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं क्वेश्चन में। अब ये प्रॉब्लम है, अब इसमें क्या करेंगे? हम इसको ओन ही मानेंगे, हायर्ड तो मैं नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि किराया अगर हायर्ड होता ना तो फेयर रेंट की जगह पे रेंटल लिखते, बट वो रेंटल नहीं लिखा, फेयर रेंट लिखा, आसपास का रेंट इतना है, तो ओन्ड ही मान के चलेंगे। अगर ओन्ड है तो बच्चों कौन सा केस लेंगे? 10% ऑफ सैलरी। क्या लेंगे हम लोग? 10% ऑफ सैलरी, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ RFA 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी लेना है। अब सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक पे आएगा, डीए का फॉर्मिंग पार्ट चाहिए होता है, वो है नहीं, कमीशन बेसिक पे आएगा, डीए नहीं, बोनस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? एमए मेडिकल अलाउंस आ जाएगा, और तो कुछ दिया भी नहीं होगा। तो बस ये तीन चीजें आ जाएंगी, 66,000 प्लस 5500 प्लस 12,000, 83,500। तो यहां टैक्सेबल बनेगा 8350, प्लस कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे हम लोग, और कुछ तो मेरे ख्याल से है ही नहीं, प्लस क्या करूंगा, बस खत्म। तो ये आ गई मेरी ग्रॉस सैलरी। क्या ज्यादा बेहतर है, आरएफए लेना या एचआरए लेना? 66,000, 48,000, 5500, 12,000, 8350, विच इज 139,850। देखो अगर मैं आरएफए ले रहा हूं तो मुझे टैक्सेबल आरएफए में कितना हो रहा है? 8350। बट अगर मैं क्या ले रहा हूं? एचआरए, तो मुझे टैक्सेबल कितना हो रहा है? 8700। तो इट मींस मेरे को आरएफए लेना ज्यादा बेहतर था, क्योंकि मुझे टैक्स कम देना पड़ता। मिस्टर भरत should opt for taking rent free accommodation instead of HRA, since in case of rent free accommodation the taxable amount is less in comparison with HRA। बच्चों अगर मैं ये भी मान लू ना कि ये ऑप्शन, ये भी मान लू कि इसमें हायर पे लिया है, तो फिर मैं अगर रेंट वही लेकर चलूं 12,000, तब भी मेरा आंसर यही आएगा। मैंने देखा कि तब भी आंसर मेरा यही आएगा। अगर हायर्ड भी करता ना तो 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस होता है, तो उस केस में भी आपका आंसर 8350 ही होता। ठीक है, तो ये हर हाल में आंसर यही आएगा। डन। तो मेरे ख्याल से रेंट फ्री अकोमोडेशन लेना चाहिए। बस 7 नंबर इस चीज के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट,
Two brothers, Virat and Rohit, are the co-owners of the house property with equal share. The property was constructed during financial year 16-17. Property consists of 8 identical units and is situated at Kerala. During a financial year 24-25, each co-owner occupies 1 unit for residence and the balance 6 units were let out at a rent of 12,000 per month per unit. ठीक है. The municipal value of the house property is 10 lakh. पूरी प्रॉपर्टी का municipal value 10 लाख है और municipal taxes दिए 20% of municipal value which were paid during the year. Other expenses were as follows. One of the unit remained vacant for 4 months during the year. Virat could not occupy unit for 6 months as he was transferred to Kolkata. He does not own any other house. The other income of Virat and Rohit दिए हुए कंप्यूट. भाई अगर इसमें क्वेश्चन देखूं फिगर्स और नाम को चेंज कर गया, सेम क्वेश्चन में अपने बुक में डाला हुआ है, सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है. कंप्यूट हाउस प्रॉपर्टी इनकम एज्यूमिंग टोटल इनकम कितनी है एंड टोटल इनकम ऑफ टू ब्रदर्स इफ दे पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट रिजीम. यानी अगर वो डिफॉल्ट रिजीम लेते हैं यानी न्यू रिजीम लेते हैं तो क्या करना है बच्चों. न्यू रिजीम के अंदर ना आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती न्यू रिजीम में. ओल्ड रिजीम में मिल जाती है बट न्यू रिजीम में मिलती नहीं. अच्छा, ओल्ड रिजीम के अंदर लिमिट तक मिल जाती है. ऑल्सो कंप्यूट हाउस प्रॉपर्टी इनकम इफ दे एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट. मतलब दोनों वेज में निकालना है. ठीक है जी, ये क्वेश्चन अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 3 का ए. एज्यूमिंग दैट both brothers have taken न्यू रिजीम. मतलब वो तो वैसे भी डिफॉल्ट ही होती है. अब मैं न्यू रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं. तो पहले अगर मैं न्यू रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो क्या फर्क पड़ता है. पहले तो आपको ये समझना है स्ट्रक्चर क्या है. घर के टोटल 8 फ्लोर हैं और उन 8 में से 6 फ्लोर उन्होंने किराए पे दे रखे हैं और एक यूनिट दोनों ने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है. तो 8 यूनिट्स हैं जिसमें से 6 यूनिट्स लेट आउट है और 2 यूनिट्स सेल्फ ऑक्यूपाइड है. समझना बच्चों, 2 यूनिट्स अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2/8 इंटू 100 ये बनेगा 25% और ये बनेगा 75%. तो हम कह सकते हैं कि 75% घर लेट आउट पे है और 25% घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है. अब हम इसमें से इनकम निकालेंगे. पहले लेट आउट की इनकम निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है को-ओनर्स के केस में पहले लेट आउट का अगर हम निकालते हैं तो हम एक प्रॉपर्टी मान के चलते हैं. इन द केस ऑफ लेट आउट पोर्शन, इन द केस ऑफ लेट आउट पोर्शन बच्चों न्यू रिजीम में लेट आउट पोर्शन जो आंसर आएगा वही आंसर ओल्ड रिजीम में भी आएगा. आंसर में कोई फर्क नहीं रहेगा लेट आउट पोर्शन के केस में. बच्चों सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे पूरा 75% पोर्शन के लिए और वो निकालने के लिए आपको पता है क्या क्या चाहिए. एमवी, एफआर, एसआर और एआर. जब मैं बात करता हूं एमवी की म्युनिसिपल वैल्यू की तो वो आपको दी हुई है. कितनी दी है 10 लाख. बट ये पूरी प्रॉपर्टी की दी है 10 लाख का हमें चाहिए 75% 7,50,000. फेयर रेंट के हिसाब से आपको दिया है 12,000 पर मंथ और 6 यूनिट है तो 12,000 इंटू 6 इंटू 12 ये हो गया 8,64,000 फेयर रेंट. स्टैंडर्ड रेंट मेरे ख्याल से क्वेश्चन में दिया ही नहीं, तो स्टैंडर्ड नहीं दिया होता है तो क्या मानते हैं नॉट एप्लीकेबल. और एक्चुअल रेंट आपको क्या दिया है, एक्चुअल रेंट आपको क्या दिया है 12,000 रुपए पर मंथ है ना. और 12,000 रुपए पर मंथ तो आप 8,64,000 6 यूनिट है तो 8,64,000 लिख सकते हो. इसमें से क्या कुछ लॉस ड्यू टू वैकेंसी है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी है. जी हाँ, कुछ टाइम के लिए प्रॉपर्टी का किराया नहीं आया, 4 महीने के लिए एक फ्लोर से किराया नहीं आया तो वो प्रॉपर्टी खाली थी इसलिए, तो वो लॉस ड्यू टू वैकेंसी हम इसमें से माइनस कर देते हैं 48,000 तो ये बनेगा 8,16,000. बच्चों क्या लेंगे विच एवर इज हायर 8,64,000 और फिर इसके बाद 48,000 माइनस करने के बाद ये एक्चुअल रेंट कम हुआ है. मतलब जो एक्सपेक्टेड रेंट से एआर जो है वो बाद में कम हुआ है तो इसलिए हम एआर को जीएवी उठा लेंगे.
यहां पर जीएबी किसको उठाएंगे हम, एआर को, 8,16,000। इज दैट क्लियर? लोअर ऑफ द टू। उसका रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि हम लोग लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर चुके हैं। तो बच्चों ये बातें मैं क्लास में कराता हूं हाउस ऑफ बडी के टॉपिक में। 8,16,000 आना चाहिए। माइनस करेंगे इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस। अब म्युनिसिपल टैक्सेस आपने पे कितने किए हैं, 20% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, अभी अभी हमने निकाली भी थी, 7,50,000, उसका 20% निकाल लो ऑफ 750, विच इज 1,50,000। तो 1,50,000, और क्या वो पे कर दी, हाँ पे कर दी। सो 1,50,000 इसमें से माइनस कर दो। ये माइनस करने पर कितना आएगा, 8,16,000 माइनस 150, विच इज 6,66,000 माइनस, ये आ गया मेरा एनुअल वैल्यू। क्या आ गया मेरा, एनुअल वैल्यू। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% फिक्स है, इसका 30%, 1,99,800 माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या दिया है प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल दिया है 3 लाख, और उस 3 लाख रुपए का 75%, 2,25,000, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। डन। तो ये आएगा 6,66,000 माइनस 1,99,800 माइनस 225,000, विच इज 2,41,200। ये आ गया मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। ठीक है, 75% पोर्शन से आ गया। अब दोस्तों हमें निकालना है सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए। अब बच्चों अगर मैं न्यू रिजीम की बात कर रहा हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में, न्यू रिजीम में, तो इंटरेस्ट की तो डिडक्शन मिलनी ही नहीं। तो बताओ सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में मेरा आंसर क्या होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, दोनों की इनकम क्या रहेगी, निल, क्योंकि इंटरेस्ट की तो डिडक्शन मिलती है सिर्फ, और वो भी नहीं मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में। तो बताओ दोनों भाइयों का नाम क्या है, विराट और रोहित, दोनों की इनकम क्या होगी बताओ, निल, नेगेटिव भी नहीं होगी, निल होगी। इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन कितना, निल, निल। अब अगर मुझे टोटल इनकम निकालनी है, टोटल इनकम ऑफ विराट एंड रोहित, जिसमें हम पहले क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल देंगे विराट और रोहित की, विराट रोहित की हाउस प्रॉपर्टी इनकम, वो तो हमने निकाल ही लिया। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आई है, विराट की कितनी है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बताओ। विराट की है 2 लाख, नहीं टोटल है 241,200 ईच पर पर्सन, कितनी आएगी 2,41,200 डिवाइडेड बाय 2, बोलो आया ना। तो 241,200 डिवाइडेड बाय 2 इज 1,20,600, 1,20,600। तो ये आएगी 120,600 और ये भी आएगी 120,600 हाउस प्रॉपर्टी इनकम, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो इनकम नहीं होगी। इसके अलावा उनकी अदर इनकम्स भी दी हुई हैं रोहित और विराट की, तो अदर इनकम ऐड कर दो। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो विराट की है 2,35,000 और रोहित की है 1,65,000। तो टोटल इनकम कितनी हुई, अगर मैं न्यू रिजीम के हिसाब से चल रहा हूं तो मेरा आंसर होगा 1,20,600 प्लस 2,35,000, यह आएगा 3,55,600। और रोहित का आएगा 1,20,600 प्लस 165, यह आएगा 2,85,600। यह आ गया मेरा न्यू रिजीम के हिसाब से मेरी टोटल इनकम। डन एवरीवन। बच्चों अगर मुझे ये ओल्ड रिजीम के हिसाब से करना होता क्वेश्चन, एज्यूमिंग brothers have shifted in old regime, अगर भाई ओल्ड regime में शिफ्ट हो जाते तो क्या करते हम। तो ऐसे केस में मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लेट आउट से तो इनकम तो सेम आता, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड में फर्क आ जाता। तो इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन क्या करते हैं हम लोग, रोहित का
विराट का और रोहित का, हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। एनुअल वैल्यू तो निल होता है, मैं लिख देता हूं इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, इन केस ऑफ लेट आउट पोर्शन तो इनकम क्या रहेगी, सेम सेम एज इन न्यू रिजीम, जो न्यू रिजीम में हमने फाइंड आउट की थी वो। बट यहां पर एनुअल वैल्यू विराट और रोहित के लिए हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, एनुअल वैल्यू दोनों में ही निल आएगी और उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। यहां पर हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट तो हमने निकाला ही हुआ था, इंटरेस्ट निकाला था ना, इंटरेस्ट तो दिया ही हुआ था 3 लाख, उसका 3 लाख का क्या हो जाएगा 25%, विच इज 75,000, और 75,000 को भी 2 में बांट दो, विच इज 37,500। अब देखो कुछ कंडीशंस इंटरेस्ट के ऊपर नहीं लिखी हुई कि लोन कब लिया वगैरह वगैरह, कुछ लिखा है क्या, लोन कब लिया, द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1617 ये लिखा है, और ये नहीं लिखा हुआ कि कितने टाइम में प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही है, जबकि हमें पता है कि प्रॉपर्टी की जो कंस्ट्रक्शन है वो 5 साल में खत्म हो जानी चाहिए, और क्वेश्चन में वैसे ऐसा बात नहीं लिखी हो, जब ना लिखी हो तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट की रिडक्शन कितनी देनी है 30, तो यहां पर मिलेगा 30 और यहां पर भी मिलेगा 30, तो मेरा आंसर सेल्फ ऑक्यूपाइड में आएगा बेटा -30 -30। बस अब अगर मैं बात करूं किसकी, टोटल इनकम एज पर कौन सी रिजीम, ओल्ड रिजीम, उस हिसाब से अगर मैं विराट और रोहित की इनकम लिखूंगा तो मेरी एक तो आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जो कि मेरी आएगी, कितनी आएगी बताओ, एक तो वही था ना 1,20,600, उसमें से 30,000 माइनस हो जाएगा, 1,20,600 माइनस 30,000, 90,600 विराट का और 90,600 रोहित का, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा अदर इनकम। अदर इनकम अगर हम बात करें तो अदर इनकम मेरी क्या थी 235 और 165, और इसमें मैं टोटल करूं तो 90,600 प्लस 2,35,000 विच इज 3,25,600, और यहां पे 90,600 प्लस 165 विच इज 255,600। बच्चों देखो अगर मैं टोटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो टोटल इनकम में तो मुझे एडवांटेज मिल गया ओल्ड रिजीम में, और न्यू रिजीम में मेरा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि मुझे न्यू रिजीम में वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन का बेनिफिट नहीं मिल रहा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओल्ड रिजीम में मुझे मिल जाता है इंटरेस्ट की रिडक्शन, तो बस ये फर्क आ जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा आंसर में फर्क आएगा। हालांकि अगर मुझसे आप पूछोगे सर कौन सा रिजीम लेना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कोई भी ले लो, ओल्ड ले लो न्यू ले लो, क्योंकि दोनों में ही टैक्स क्या क्या आ रहा है, कम, टैक्स तो 0 ही आएगा दोनों ही केसेस में, हाँ या ना। बट मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में अगर आपको एडवाइस देनी है तो आपको एक एक चुन के चलना है, तो आप क्या बोलोगे, एडवाइस तो देनी नहीं, वैसे सिर्फ कंप्यूट करना है, ओके, तो एडवाइस देनी नहीं है, मांग ही नहीं रहे तो क्यों देनी, दोनों भाइयों की इनकम बतानी है बस, वो मैंने बता दी, तो मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है कुछ और करने की, ओके। ठीक है जी, मेरा तो हो गया यहां पे खत्म, 3 का ए हो गया फिनिश। 3 का बी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ श्री खोटे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 25, आपके पास एक P&L अकाउंट दिया हुआ है दोस्तों, और आपको एक एडजस्टमेंट्स के काफी सारी एडजस्टमेंट्स दी हुई है, आपको निकालनी है क्या पीजीबीपी इनकम। क्वेश्चन ने क्या मांगा है कि आप पीजीबीपी टैक्सेबल इनकम निकालो फ्रॉम बिजनेस। सो क्वेश्चन नंबर है ये 3 का बी, यस 3 का बी। सो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस,
अब इनकम फ्रॉम बिजनेस अगर आपको निकालना है तो आपको स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, आपको पता है, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट से, है ना। सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट से हम स्टार्ट करेंगे। और वो आपको कितनी दी हुई है नेट प्रॉफिट एज पर P&L? 2,58,000। इसके अंदर प्लस कर देंगे एक्सपेंसेस जिनको डेबिट तो कर दिया बट दे आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट अलाउड। ऐसे एक्सपेंसेस जिनको डेबिट कर दिया बट दे आर नॉट अलाउड, दिस शुड बी एडेड बैक, है कि नहीं। तो हम लोग एक एक करके पॉइंट देखेंगे और वो खर्चा देखेंगे कि जिसपे कोई एडजस्टमेंट है। तो ओपनिंग स्टॉक पे तो मुझे कोई एडजस्टमेंट दिख रही है क्या? स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है? यस। कह रहा स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। अब ये भाई साहब, अब स्टॉक कौन सा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक? अब हम मान के ही चले कि दोनों ही स्टॉक की बात हो रही है, क्या करें बताओ, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्या मानेंगे? दोनों ही मान के चलेंगे, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो बच्चों अब एक एक करके सारे एक्सपेंस को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें मैं अभी ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करूंगा और फिर हम लोग पहले परचेजर से स्टार्ट करेंगे। अभी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को ना हम लोग यही एज्यूम करके चले, ज्यादा बेटर रहेगा कि जो स्टॉक है वो दोनों ही अंडर वैल्यूड है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ कि कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग या क्लोजिंग, तो इसलिए स्टॉक दोनों ही मान के चलेंगे। यहां पर जो बात लिखी हुई थी अंडर वैल्यूड बाय 10%। नाउ आगे परचेजेस दिए हैं, इस पे कोई नोट मुझे नहीं नजर आ रहा, परचेजेस पे कोई नोट नजर नहीं आ रहा, हम मान के चलेंगे सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सैलरीज पे भी कोई नोट नजर नहीं आ रहा है। लीगल एक्सपेंसेस पे एक छोटा सा नोट है, ये रहा कि द लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 फॉर प्रिपरेशन ऑफ ITR। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ITR प्रिपरेशन करने के लिए आप अपने एक पर्सन को दे रहे हो, प्रोफेशनल को दे रहे हो, तो ये अलाउड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैड डेट्स 5,000 पे, नॉर्मल बिजनेस के खर्चे हैं, इस पे कोई नोट नहीं है। बैड डेट की रिकवरी पे नोट है, बैड डेट पर तो कोई नोट नहीं है, बट बैड डेट की रिकवरी पे नोट है, रिकवरी को हम बाद में पढ़ेंगे। आगे आ जाओ। रेंट दिया है 50,000, इस पे कोई नोट है? रेंट पे कोई नोट नहीं है शायद, देखें, हाँ है। रेंट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटेंशन ऑफ शेड ऑन रेंटेड बिल्डिंग 26,000। भाई ये तो कैपिटल खर्चा है, आपने गलती से कैपिटल खर्चा रेंट में डाल दिया है, तो क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। कितना अमाउंट है? ये अमाउंट है 26,000 रुपए, ये अमाउंट है 26,000 रुपए। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे और कुछ दिख रहा है यहां पर, ये तो हो गया, रेंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500 रुपए, उस पर कोई नोट है? इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड टू ब्रदर ऑफ श्री कोटे फॉर लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स। भाई अब एडवांस इनकम टैक्स के लिए आपने आपने अपने भाई को लोन दिया है और उस पे इंटरेस्ट आप जो है एक्सपेंस दिखा रहे हो। आपने खोटे अपने भाई से लोन लिया है, हाँ मतलब आपने अपने भाई से लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत यह है कि एडवांस इनकम टैक्स से रिलेटेड है, इसलिए एड बैक हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स तो पर्सनल हो गया ना, इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 2,500, वो एड बैक कर देंगे। इसके बाद दिया डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं लिखी हुई, तो हम सब कुछ सही मान के चलेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। आगे आ जाओ। इसके बाद दिया है इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड की तो डिडक्शन मिलती नहीं ना, एड बैक कर दो इनकम टैक्स पेड। कितना अमाउंट है इनकम टैक्स पेड का? 2,000, ये एड बैक कर दो। इसके बाद आपको दिया है आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी 25,000, और कस्टम ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन 31 दिसंबर, रिटर्न के बाद भरा है, नहीं मिलेगी डिडक्शन। आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी, इसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है? 25,000। एडवर्टीजमेंट लिखा है 2,000, तो ये पॉइंट हो गया। एडवर्टीजमेंट लिखा है, एडवर्टीजमेंट पे कोई नोट नहीं है, हम मान के चलेंगे कि बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। लीगल एक्सपेंसेस पे भी कोई नोट नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स URPF, ये गलत है, एड बैक कर दो। कितना है? 5,000, 5,000 एड बैक कर दो। आगे आ जाओ।
जनरल एक्सपेंसेस पे कोई नोट है? यस, जनरल एक्सपेंसेस पे नोट है। 1200 रुपए सर्वेंट को दिए हैं भाई, ये तो पर्सनल हो गए। बारह सौ एड बैक कर दो, ये पॉइंट हो गया। और फिर 2000 रुपए रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन अलाउड होती है बिजनेस के लिए, मान के चलेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये भी हो गया पॉइंट। फिर आ जाओ जनरल एक्सपेंसेस के बाद ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे कोई नोट है? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 50,000 रुपए बीइंग द कॉस्ट ऑफ ट्रिप टू सिंगापुर बाय एम्प्लॉई, जिसमें से 8 दिन बिजनेस के लिए, 2 दिन उसको छुट्टी दी गई है फॉर हॉलीडेज। तो बच्चों ये तो उसका वेलफेयर हो गया, और 8 दिन का जो खर्चा है वो बिजनेस के लिए हो गया। तो बेसिकली पूरा जो ये खर्चा है ये अलाउ हो जाएगा, कुछ भी नहीं करेंगे, नो ट्रीटमेंट। बट आपको इन सब के रीजन लिखने पड़ेंगे, रीजन लिखे बगैर बिना आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए रीजन मत प्लीज लिखा करो। तो ये हो गया हमारा ये पॉइंट भी। अब जरा नोट्स चेक कर लेते हैं। असेसी ने 45,000 रुपए का बैड डेट क्लेम किया था, बट 35,000 ही उसको मिला, जिसमें से 25,000 की रिकवरी हो गई। तो 25,000 की जो रिकवरी हो गई वो टैक्सेबल हो जानी चाहिए। बोलो, इनकम नॉट क्रेडिटेड, तो वो इनकम क्रेडिट कर दो जो इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी, और वो है रिकवरी ऑफ बैड डेट। बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है, बैड डेट थे कितने के? 45 में से 35 ही अलाउड हुए, अब 25,000 की रिकवरी हो गई, तो भाई जो 25,000 की रिकवरी हो गई वो टैक्सेबल होना चाहिए। बट एक बात बताओ, आपने क्लेम, आपके बैड डेट हुए तो 45 के थे ना, आपको डिडक्शन ही 35 की मिली, तो 10,000 का आपको नहीं, उसमें से रिकवरी 25 की हो गई, तो 10,000 रुपए क्या कर देंगे, हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए टैक्सेबल होगा। याद रहे, डीम प्रॉफिट, पीजीबीपी में यह बात पढ़ाई जाती है कि जब बैड डेट की डिडक्शन मिली हो तो वो टैक्सेबल है रिकवरी। अब आपको डिडक्शन 10,000 कम मिली थी, तो इसलिए 10,000 रुपए इसमें से माइनस कर दिए, 15,000 रुपए टैक्सेबल कर दिए। नाउ नेक्स्ट इज, ये पॉइंट हो गया, कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ हो गया, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ये लिखना है, तो स्टॉक का चलो लिखते हैं अभी। गिफ्ट रिसीव बाय सप्लायर फॉर अचीविंग, अब आपको गिफ्ट मिला है क्या? हाँ, ये गिफ्ट किस लिए मिला है? फॉर अचीविंग सेल टारगेट, तो अपने बिजनेस के लिए ही मिला है, अपने बिजनेस से रिलेटेड मिला है, सप्लायर ने दिया है, तो पीजीवीपी इनकम ही होगी, कुछ नहीं करेंगे। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, बच्चों ये तो वैसे भी पीजीवीपी होता है, मैं सेक्शन नंबर 28 में बताता हूं बच्चों को, तो ये पॉइंट भी हो गया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही कम्स टू नो दैट इज फॉर्मर एम्प्लॉई हैज एम्बेजल्ड कैश, चोरी की है और इसके डिडक्शन नहीं लिया आपने, तो भाई नुकसान है आपका, है ना, तो माइनस एक्सपेंस टू बी डेबिटेड। यहां पे आ जाएगा क्या? कैश एम्बेजलमेंट, कितना अमाउंट? 5,000 रुपए, ये हो जाएगा इसमें से माइनस। तो ये भी हो गए, सारे पॉइंट्स हो गए मुझे लगता है। अब सिर्फ अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन रह गया ना, बस वो देख लेते हैं। अंडर वैल्यूएशन ही है, हम मान के चलेंगे कि दोनों ही अंडर वैल्यूड है, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड हो, सोच के देखना, ये अगर अंडर वैल्यूड है मतलब ये 90% है, तो इसको अगर हम लोग बढ़ाएं तो क्या खर्चे बढ़ नहीं जाएंगे? खर्चे बढ़ गए तो प्रॉफिट क्या होगा? कम। तो लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। दोस्तों अगर ये अंडर वैल्यूड था तो हम इसको बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम, इसलिए माइनस कर दिया। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 90, ये 90% के बराबर है, तो 10% कितना होगा? तो कैसे निकालें? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10 विच इज 13,333। और ऐसे ही अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक की भी है। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो क्लोजिंग स्टॉक को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, 2 लाख रुपए है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। 2 लाख रुपए 90 के बराबर है, तो 10 के बराबर कितना होगा? 22,222। तो इतने से बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा 222। ये इस तरीके से आना चाहिए। दोस्तों ये आ गई मेरी पीजीवीपी इनकम, मेरा काम है खत्म, तो ये पीजीवीपी इनकम आ जानी चाहिए। टोटल करें,
2,58,000 plus 26,000 plus 2,500 plus 2,000 plus 25,000 plus 5,000 plus 1,200 plus 15,000 minus 5,000 minus 13,333 plus 22,222, यह आएगा 338,589, 338,589। इज दैट क्लियर? ये मेरी पीजीपी का डन। बढ़े आगे। नाउ नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। ऑन 23 जून 2024 रजत सोल्ड गोल्ड, द सेल कंसिडरेशन ऑफ विच वाज 15 लाख. He has acquired this gold on 20th August 2000 for 4 lakh and fair market value of that gold on 1st April 2001 was 360. Compute the capital gain chargeable to tax for the assessment year 25-26. Also compute if such asset was transferred by him on 23rd December 2024. अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसमें दो केस दिख रहे हैं। आपको याद है 23 जुलाई को एक अमेंडमेंट आई थी। अमेंडमेंट ये आई थी कि इसके बाद से इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, नो इंडेक्सेशन। और अगर कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन नहीं होगा तो सीधा सीधा 12.5% टैक्स लगाएंगे। बिफोर अर्लियर टू दिस इंडेक्सेशन होती थी। तो अभी हम लोगों ने एक करना है 23 जुलाई से पहले वाला। तो फोर्थ का ए पार्ट हम करेंगे बिफोर 23 जुलाई 2024। अगर ऐसा है तो सेल कंसिडरेशन लिखेंगे कितनी है, 15 लाख, और उसमें से माइनस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। खरीदने की कॉस्ट आपको दी हुई है 4 लाख, जो कि 1/4/2001 से पहले है। उससे कंपेयर करेंगे विच एवर इज हायर, तो 4 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय जिस ईयर में बेचा, यानी 24-25 का इंडेक्स चाहिए होगा। अब इन्होंने 24-25 का तो इंडेक्स दिया ही नहीं, बहुत ही अच्छी बात, इनको देना चाहिए था। 24-25 का इंडेक्स ये बनेगा 363 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना आया, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइड बाय 100 इज 14,52,000, 14,52,000। तो ये माइनस कर दो और मेरा कैपिटल गेन क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा, 48,000। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन ने सिर्फ टैक्स निकालने के लिए बोला है क्या? नहीं, कैपिटल गेन निकालने के लिए बोला है, तो हमारा आंसर यही होगा। बट अगर मैं आफ्टर 23 जुलाई बोलूं, अगर ऐसा होता है तो अमेंडमेंट क्या कहती है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देना, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, सेल कंसिडरेशन है 15, वैसे टैक्स निकालना नहीं है, ठीक है, सेल कंसिडरेशन है 15 लाख रुपए माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी सीधा सीधा 4 लाख रुपए, और ये बनेगा 11 लाख रुपीस। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये। बच्चों, इस वाले केस में टैक्स का रेट लगता है 20% और इस वाले केस में टैक्स का रेट लगेगा 12.5%। समझ गए? हालांकि टैक्स निकालना नहीं था। मैं आगे बढ़ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, मिस्टर ज्योति रिसीव फॉलोइंग गिफ्ट्स एंड अमाउंट्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25। गिफ्ट ऑफ स्कल्पचर्स वगैरह, तो आपको अदर सोर्सेज इनकम निकालनी है क्या इसमें? और एक बार तो इसमें अदर सोर्सेज निकालनी है, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। तो लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 4th का बी। सो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जिसमें आप लोग सबसे पहले अदर सोर्सेस इनकम में आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिफ्ट ऑफ स्कल्पचर्स 51,000। स्कल्पचर्स गिफ्ट होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो गिफ्ट ऑफ स्कल्पचर्स टैक्सेबल होगा क्योंकि ये 50,000 से क्या है, ज्यादा है, 51,000 टैक्सेबल होगा। आगे आ जाओ, रिसीव अ कार फ्रॉम हिज कजन ऑन पेमेंट ऑफ 3 लाख। कार रिसीव हुई है। अब पहली बात, अच्छा कार जो है ना वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती, तो नॉट कवर्ड
अंडर डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये गिफ्ट हो ही नहीं सकती। नील। थर्ड आ जाओ सर, रिसीव कैश गिफ्ट 20,000 ईच फ्रॉम द 3 फ्रेंड्स ए बी सी। तो भाई तीनों का टोटल मिला के 8,500 हो गया, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। रिसीव कैश गिफ्ट्स टोटल 60। बच्चों आगे देखो, एक्वायर्ड एन ऑफिस बिल्डिंग, 12 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है 15, कितने रुपए की सस्ती खरीदी 3 लाख। रिसीव्ड, सॉरी रिसीव नहीं, एक्वायर्ड बिल्डिंग फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ₹3,00,000, ये टैक्सेबल हो जाएगा कि नहीं। फिर इसके बाद फिफ्थ पार्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड ऑफ मिस्टर ज्योति एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट इन दैट ईयर 2015 ही रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट। आपको कुछ इनकम मिली है, कंपल्सरी इक्वेशन हुई थी सरकार की तरफ से, तो ये आपको कॉम्पेंसेशन मिला, इंटरेस्ट मिला है। तो बच्चों आपको याद है इंटरेस्ट के केस में जब ये इंटरेस्ट मिलेगा तब टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पेंसेशन, पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा जब ये मिलेगा, उसमें से 50% की क्या मिल जाएगी डिडक्शन। इन तीनों को टोटल कर दो, 125, 165, 1,15,000, यार है 4,05,000, तो पूरा 4,05,000 आ जाएगा यहां पे, और इसमें से 50% की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो, तो ये बनेगी 2,02,500। तो ये आएगा 2,02,500 बाहर, और मेरी टोटल अदर सोर्सेज इनकम क्या आएगी 51,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 3 लाख हुआ, सॉरी 51,000 प्लस 60,000 प्लस 3 लाख रुपीज प्लस 2,02,500, तो 6,13,500, 6,13,500। 5 का ए, कंप्यूट जीटीआई ऑफ मिसेस शिखा। ओके 5 का ए, जीटीआई निकालनी है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए 60,000 रुपए की इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बी कितनी इनकम है 1,50,000 का लॉस, और क्या दिया है अदर हाउस प्रॉपर्टी सी 1,00,000। भाई देखो पहले तो क्या करते हैं, हमेशा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हैं ना, तो आपने इंट्रा हेड कर दिया, कितने रुपए बच गए 10,000 रुपए बच गए पॉजिटिव। अदर सोर्सेज में 1,00,000 रुपए का इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वो है 1,00,000 रुपए। अब आपको क्या करना चाहिए, लॉसेस दिए अंडर सेक्शन 22, यानी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिया है पिछले 24-25 का, पिछले से पिछले साल का 30,000 रुपए का लॉस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैन बी सेट ऑफ विद हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या सेट ऑफ होगा, तो आप इसके साथ सेट ऑफ कर दो, ज्यादा से ज्यादा कितना कर पाओगे 10,000 ही कर पाओगे, क्योंकि फिर बाकी 20,000 रुपए क्या होंगे कैरी फॉरवर्ड, बोलो टू बी कैरी फॉरवर्ड, तो यहां पे आप ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर पाओगे। तो एक काम करते हैं ना, इसको 10 ही लिखते हैं, सॉरी 10 ही लिखते हैं, और रेस्ट कितना कैरी फॉरवर्ड होगा यहां लिख देते हैं, टू बी कैरी फॉरवर्ड। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना 20,000। अच्छा फिर इसके बाद 56 अदर सोर्सेज का भी लॉस है 45, तो आप अदर सोर्सेज का लॉस जो है सेट ऑफ कर दो। अब 56 में तो कई लॉसेस होते हैं, तो अभी फिलहाल हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, तो यहां पे अदर सोर्सेज का लॉस को सेट ऑफ कर दो, कितना बचा 55। तो मेरी इनकम आ गई ये 55 और ये आ गई नील, तो मेरी टोटल इनकम कितनी आएगी 55,000। डन, खत्म। 7 नंबर सोचो, क्वेश्चन नंबर है
फिफ्थ का बी, अखिल 35 ईयर्स का है, उसकी बिजनेस इनकम दी है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ दिया है, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, एडवाइस देम कि भैया ओल्ड रिजीम लेना चाहिए या न्यू रिजीम लेना चाहिए, ये बताना है आपको। आओ फिफ्थ का बी, आपको बिजनेस इनकम दी है ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज 15 लाख रुपए। फिर आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट अदर सोर्सेस की इनकम दी हुई है, ये कितनी दी है, 12,000 रुपए। तो आपको इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ दिया है। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ दोस्तों एग्जेम्प्ट होता है, इस पे टैक्स नहीं लगता है, तो ये इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं, ये एग्जेम्प्ट हो गया। सेविंग बैंक इंटरेस्ट में आपको 10,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाती है 80 टीटीए में। तो यहां पर तो मेरी इनकम टोटल हो गई 15,12,000 ग्रॉस टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो। इसमें से माइनस करनी है हमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये हम लोग चल रहे हैं, अगर मैं ओल्ड रिजीम में होता तो क्या होता, तो मैं 80C टू 80U माइनस करता, तो 80C टू 80U के हिसाब से पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट 80C मिल जाती 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा मुझे 80 टीटीए का बेनिफिट मिल जाता, जो कि 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट का होता है बस। तो मुझे ये दोनों बेनिफिट मिल जाते, मेरा टैक्स कितना, टोटल इनकम कितनी आती, 15,12,000 माइनस 1,50,000 माइनस 10,000 विच इज 13,52,000। और मुझे अगर टैक्स निकालना होता ओल्ड रिजीम के हिसाब से तो कितना आता, पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स है 0, अगले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स है 5% विच इज 12,500। फिर इसके बाद अगले 5 लाख रुपए पर टैक्स है 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस कितना बच गया 3,52,000, उस पे 30%, 352 पे 30%, 1,05,600। टोटल आएगा 12,500 प्लस 1 लाख रुपए प्लस 1,05,600, ये बना 2,18,100। ठीक है, और इसमें हम सेस भी ऐड कर दें अगर, तो सेस है 4% का, तो 2,18,100 पे 4% विच इज 8,724, और टोटल कर दें तो यार है 2,26,820 हमारी टैक्स लायबिलिटी। डन डन। फिर न्यू रिजीम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं न्यू रिजीम की बात करूं, यही केस में तो उस केस में मेरी एक तो टोटल इनकम क्या रहेगी, ये आ जाएगी 15 लाख प्लस 12,000, और पीपीएफ का इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट ही रहेगा। टोटल इनकम पहले देखते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम ये आती मेरी 15 लाख रुपए, 15,12,000, और वही मेरी टोटल इनकम होती क्योंकि डिडक्शन तो मुझे मिलती नहीं, तो यही 15-12 ही होती। अब मुझे इसी पर टैक्स निकालना होता न्यू रिजीम होती तो न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्स निकालूं तो पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स है 0, फिर अगले 4 लाख रुपए पर 5% यानी 20,000 रुपए, फिर अगले 3 लाख रुपए पर 10% यानी 30,000 रुपए, फिर अगले 2 लाख रुपए पर 15% यानी 30,000 रुपए, फिर अगले 3 लाख रुपए पर 20% यानी 60,000 रुपए, हो गए 15 लाख रुपए। हाँ है ना, बैलेंस कितने बच गए 12,000 रुपए, उस पर लगेगा 30% विच इज 3,600 रुपए। टोटल टैक्स कितना आया ये 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000
प्लस 3600, तो यार 1,43,600 प्लस सेस भी ऐड कर दो इसमें 4% का, तो कितना आएगा 5744। तो टोटल टैक्स कितना आया 149,340 राउंड ऑफ करने के बाद टैक्स लायबिलिटी। बताओ कौन सा ऑप्शन बेटर है, कौन सा ऑप्शन बेटर है। हर हाल में आपके पास न्यू रिजीम इज बेटर। सो न्यू रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC इज बेटर ऑप्शन सिंस टैक्स इज लेस। समझ में आया कि नहीं। डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन DT एंड IDT। भाई इतनी बार क्लासेस में होते हैं, थ्योरी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। की बेनिफिट्स टू GST, GST के क्या फायदे हैं जो बिजनेस की तरफ दिए गए, इंडस्ट्री की तरफ दिए गए और कंज्यूमर के लिए क्या दिए गए। भाई प्राइसेस कम हो गए, ITC मिल जाता है बिजनेसेस को, कंप्लायंस वर्क कम करने पड़ते हैं, है कि नहीं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली किसी किसी इंडस्ट्री पे GST लगता भी नहीं है। तो ये बिजनेस और इंडस्ट्री सेक्टर में तो ITC का बेनिफिट आप बात कर सकते हो, और ट्रांसपेरेंसी है, कंप्लायंस वर्क कम है, ऑनलाइन मोड सिस्टम चल चुके हैं, तो ये सब फायदे हैं। ठीक है। एक्सप्लेन विद द ब्रीफ रीजंस व्हिच पर्सन इज लायबल टू पे GST इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वेयर सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, इग्नोर एग्रीगेट टर्नओवर एग्जेप्शन। ठीक है। विकास एक इंश्योरेंस एजेंट है, रिसीव कमीशन 12 लाख रुपए फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब बताओ विकास एक इंश्योरेंस एजेंट है, अगर विकास एक इंश्योरेंस एजेंट है और उसको कमीशन मिल रही है तो ये रिवर्स चार्ज में ही आता है। रिवर्स चार्ज में हु इज लायबल टू पे GST, इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल। बोलो हाँ या ना। तो 7th का A उसका फर्स्ट पार्ट, इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला पार्ट बताओ। मुकेश एक बिजनेस फैसिलिटेटर है, रिगार्डिंग रजिस्टर्ड अंडर GST, रिसीव कमीशन ऑफ 1,95,000 बैंक से। बच्चों बिजनेस फैसिलिटेटर इसमें भी रिवर्स चार्ज लगता है। कौन देता है GST, बैंकिंग कंपनी। कौन देता है, बैंकिंग कंपनी। सो बैंकिंग कंपनी शैल बी लायबल। अगला आ जाता है दोस्तों, गुकेश एक रजिस्टर्ड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, हैज रिसीव अ सिटिंग फीस, ठीक है, और टू 1 लाख रुपए XYZ कंपनी लिमिटेड से। डायरेक्टर की जो सर्विसेज है उस पर भी GST क्या लगता है, रिवर्स चार्ज। तो यहां पर कौन देगा, XYZ कंपनी लिमिटेड इज लायबल। तीनों में ही RCM लग रहा है। इज दैट क्लियर। आगे आ जाओ। इसका B पार्ट है, तो 7th का भी ये A पार्ट था, 7th का B पार्ट कहता है T सीरीज एक म्यूजिक कंपनी है, रजिस्टर्ड डीलर इन इंडिया, पेड एडवांस ऑफ 5 लाख टू मिस्टर विकास, एक म्यूजिक कंपोजर है और कॉपीराइट कवर्ड अंडर ओके ओरिजिनल म्यूजिक वर्क। ठीक है। इट मेड अ बैलेंस पेमेंट ऑफ 2.5 लाख। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर रिवर्स चार्ज लगता है। जहां पर कंपोजर अगर किसी म्यूजिक कंपनी के लिए काम करता है इस पर रिवर्स चार्ज लगता है। हु इज लायबल टू पे GST, म्यूजिक कंपनी इज लायबल टू पे GST। कहा गया कि आपको बताना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई बताना है, ठीक है, आसान है। टाइम ऑफ सप्लाई, पहले तो आपको यह समझना है टाइम ऑफ सप्लाई हमें किस केस में चाहिए। एक तो इसका फर्स्ट पार्ट है और इसका एक सेकंड पार्ट है, दोनों केस में चाहिए। सबसे पहले तो ये समझो प्रोविजंस कौन से लगेंगे, बताओ प्रोविजंस कौन से लगेंगे। प्रोविजंस लगेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के ऑफ सर्विसेज, और वो भी रिवर्स चार्ज। और अगर रिवर्स चार्ज में सर्विसेज वाला लगा रहा हूं तो सेक्शन कौन सा लगाऊंगा बताओ, सेक्शन नंबर कौन सा लगाऊंगा, सेक्शन नंबर 13(3), जिसमें बताया जाता है डेट ऑफ पेमेंट देखते हैं या फिर 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। अब इस केस में आपको डेट ऑफ पेमेंट दी हुई है, एडवांस पेमेंट बिल्कुल दी हुई है, कितने रुपए की, 5 लाख रुपए एडवांस पेमेंट हो गई 5/9/24 को।
तो डेट ऑफ पेमेंट तो है 5/9/24। अगर हम बात कर रहे हैं कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की, तो 5/9/24 या फिर 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस की डेट अगर हम लोग देखें तो इनवॉइस कब बनाया है, देखो इनवॉइस कब बनाया है। कह रहे अगर इनवॉइस 6 अक्टूबर को बनाया होता, 6 अक्टूबर जो कि पहला पार्ट है, 6 अक्टूबर से हम लोग करते क्या 61 डेज। तो 6 अक्टूबर में डेज होते हैं कितने, 31। 6 दिन हटा दो, 31 में से 6 हटा दो, कितने बचे 25। 25 नवंबर में 30, नवंबर में 30 और दिसंबर में कितने ऐड करूं कि 61 बन जाए, 6। तो 6 दिसंबर 2024। बताओ विच एवर इज अर्लियर, क्या अर्लियर है, 5/9/24 अर्लियर है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 5 लाख रुपए पर जो जीएसटी जाएगा उसका आंसर क्या होगा, 5/9/24। ₹4 5 लाख। और अगर मैं इसी क्वेश्चन की बाकी के 2.5 लाख की बात करूं, इसी पार्ट के बाकी के 2.5 लाख की बात करूं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी ये कानून लगाएंगे कि पेमेंट कब मिली। पेमेंट मिली है 12 दिसंबर को, बट उसमें भी हम लोग इनवॉइस से जब 61 डेज देखेंगे तो वो बनेगा 6 दिसंबर 2024। बोलो, क्योंकि इनवॉइस की डेट तो वही है ना 6 अक्टूबर। विच एवर इज अर्लियर, तो 6 दिसंबर। तो मेरा आंसर क्या होगा इस केस में, 6 दिसंबर 2024 फॉर 2.5 लाख रुपए। सॉरी, ये मैंने गलत जगह लिख दिया। 6 दिसंबर 2024 फॉर 2.5 लाख रुपए। डन। इसके बाद अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन कह रहा है अगर 17 दिसंबर होता तो क्या होता। अगर ये डेट 17 दिसंबर होती, इनवॉइस रेज करने की डेट, डेट ऑफ इनवॉइस 17 दिसंबर 2024, तो क्या होता। तो ऐसे केस में बच्चों हम लोगों को फिर से क्या लेना है, पहले 5 लाख की बात करते हैं और 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस के लिए तो मेरा आंसर वही रहेगा, क्योंकि बहुत पहले 5 लाख रुपए एडवांस में आ गए थे, 5/9/24। या फिर इसके बाद के 61 डेज तो बहुत दूर जाएंगे, है ना। तो फिर भी लिख लेते हैं, 17 दिसंबर है तो 17 दिसंबर, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं, 17 हटा दो, 14 वो, फिर नवंबर, दिसंबर है ना, जनवरी में 31, फेब में कितने ले लें कि वो आ जाए 61 डेज हो जाए। ये हो गया 31 प्लस 14, 45, 16 दिन। तो 16 दिन और ले लेते हैं, तो बच्चों ये बनेगा 16 फेब 2025। विच एवर इज अर्लियर, 5/9/2024। तो 5 लाख रुपए के लिए तो आंसर है, 5 लाख रुपए के लिए तो आंसर है 5/9/2024 फॉर ₹5 लाख। और अगर मैं बात करूं बाकी के 2.5 लाख रुपए के लिए, तो उस केस में भी हमारा जो 2.5 लाख रुपए है उसका बैलेंस पेमेंट कब आ रही है, 12 दिसंबर, बहुत लेट है। और 12 दिसंबर या फिर 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, जो कि हमने निकाल लिया, वो कितना था, 16 फेब 2025। विच एवर इज अर्लियर, 12 दिसंबर। तो भाई इसका आंसर 12 दिसंबर 2024 होगा फॉर ₹2,50,000। डन एवरीवन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। 8th का ए पार्ट, कंप्यूट एक रजिस्टर्ड एक्सेल पर्सन रेगुलर स्कीम प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको सप्लाईज दी हुई है और आपको फाइनली क्या निकालना है, मिनिमम नेट जीएसटी पेबल। इंटरस्टेट सप्लाई दी हुई है 2 लाख, इंट्रास्टेट सप्लाई दिया 1000 पैकेट ऑफ डिटर्जेंट अलॉन्ग विद प्लास्टिक बकेट। पहले तो ये बताओ ये कॉम्पोजिट है या मिक्स है,
डिटर्जेंट विद प्लास्टिक बकेट, अब इसको मिक्स ही बोलोगे, कॉम्पोजिट नहीं बोल पाओगे। और अगर ये मिक्स है ना तो ऐसे केस में मिक्स लिख भी दिया है इन्होंने, ऐसे केस में हाईएस्ट रेट देखेंगे तो हाईएस्ट रेट क्या है 28, तो 28 लगेगा। ओके। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स टू मेसर्स XYZ एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, प्रोवाइडिंग ट्यूशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th to 12th। ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स इस इंडिविजुअल को दिया गया है, सर इंट्रास्टेट सप्लाई है, इस पर जीएसटी बिल्कुल लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीएसटी का रेट लगेगा 18%। VMA has also received inward supplies, interstate supplies, जिसमें से 40,000 का कोई इनवॉइस है जो मिसिंग है, इस पर आईटीसी मिलेगा ही नहीं, बाकी का मिल जाएगा। रिपेयरिंग ऑफ बस विद सीटिंग कैपेसिटी 20 पैसेंजर्स यूज टू ट्रांसपोर्ट इट्स एम्प्लॉइज, बस रिपेयरिंग पे जीएसटी लगता है, ये ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आता है, पहली बात तो क्रेडिट भी मिल जाएगा, ठीक है, बस है ना तो बस पे मिल जाएगा 1 लाख रुपए। डिटेल्स ऑफ ओपनिंग आपको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 8, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल। इसका क्या तरीका है, आप एक तरफ लिखो आईजीएसटी भी है क्या, आईजीएसटी तो एक तरफ लिखो सीजीएसटी, एक लिखो एसडीएसटी और एक लिखते हैं आईजीएसटी। बच्चों देखो, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए स्टेप नंबर 1, आउटपुट टैक्स निकालना, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको सेल्स दी हुई है, एक तो इंटरस्टेट सप्लाई दी है 2 लाख रुपए की, इस 2 लाख रुपए की जो इंटरेस्ट सप्लाई है ना, इसके ऊपर इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, कितना रेट 18%, 36,000 रुपए। फिर इसके बाद आपने कुछ इंट्रास्टेट सप्लाई करी है, ये इंट्रास्टेट सप्लाई जो हुई है ये डिटर्जेंट की हुई है 400 इंटू 1000, ये हो गए 4 लाख। तो 400 इंटू 1000 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का 9% ये बनेगा 36,000, तो 36 सीजीएसटी 36 एसडीएसटी। ठीक है, तो अब देखें ऑनलाइन जर्नल्स की सप्लाई, उस ऑनलाइन जर्नल्स की सप्लाई वो भी इंट्रास्टेट सप्लाई है क्या, अच्छा सॉरी एवरीवन, मैंने यहां पे जीएसटी का रेट गलत लगा दिया है, 28% का जीएसटी रेट है मिक्स सप्लाई में ना, तो 28% लगाना चाहिए था, 14 और 14 ये गलत लगा दिया, 14% लगाना चाहिए था, तो यहां 14% के हिसाब से आएगा 56 और इंट्रास्टेट सप्लाई आएगा 4 लाख, नहीं कितना था इंट्रास्टेट सप्लाई 1 लाख रुपए। तो ऑनलाइन जर्नल्स पर टैक्स लगता है दोस्तों, ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को है वैसे भी 9%, तो ये हो गया 18,000 नहीं 9,000 और 9,000 डन, 9,000 और 9,000। अब ये हमारा आउटपुट टैक्स आ गया, ये हो गया 65 65 और 36। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें आईटीसी निकाल लेना चाहिए, सिमिलरली इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10,000 10,000 और 80,000। इसके अंदर आपने कुछ परचेज किया है वो ऐड कर दो, प्लस इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई इंटरस्टेट परचेज जिसपे 40,000 का इनवॉइस मिसिंग है, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, बाकी का तो मिल जाएगा ना। तो 1 लाख रुपए की सप्लाई है, तो उस 1 लाख रुपए की जो परचेज है
उस पर इंटरेस्ट रेट तो 18% है ना, तो 18%, 18,000 वो आ गया। इसके अलावा रिपेयरिंग ऑफ बस विद सीटिंग कैपेसिटी, इस पे भी मिल जाएगी क्रेडिट। रिपेयरिंग सर्विस आपने ली है, रिसीव करी है, ये इंट्रा है, तो 1 लाख का 9%, 9% यानी 9,000 और 9,000 डन। तो मेरा आउटपुट टैक्स आ रहा है 19,000, इनपुट टैक्स रेट आ रहा है 19, 19 और 98। अब हमें निकालना है जीएसटी पेबल, और जीएसटी पेबल कैसे निकालेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो लिखें एक तरफ आउटपुट टैक्स सीजीएसटी का, एसजीएसटी का और आईजीएसटी का। आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स आपकी लायबिलिटी आई हुई है सीजीएसटी की कितनी, 65, 65, 36, 65, 65, 36, 65, 65 और 36। इसमें से आप माइनस करोगे इनपुट क्रेडिट। जब आप क्रेडिट माइनस करोगे ना, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आईजीएसटी क्रेडिट सेट ऑफ करना है, यस और नो, आईजीएसटी क्रेडिट सेट ऑफ करना है। तो आईजीएसटी का क्रेडिट आपके पास पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है 98। तो पहले तो 98 में से आप 36 तो यहां एडजस्ट कर दो। उसके अलावा आप कितना एडजस्ट कर सकते हो, दोनों के 19 19 पड़े हैं, कहीं भी एडजस्ट कर दो यार, बट चाहो तो बराबर ही कर दो, चाहो तो बराबर ही कर दो, या फिर सीजीएसटी में से कर दो। तो 18,000 तो सीजीएसटी का करना ही है ना एडजस्ट। तो 98 में से 36 हटा दो तो 62 बनते हैं। यहां पे 18,000 तो एडजस्ट करनी ही है, 18 नहीं सॉरी 19, 19 है ना, 19, 19 एडजस्ट करनी है, तो माइनस 19 कर दो, बाकी का यहां से ले लो, 46 यहां से ले लो आईजीएसटी का। और कितना बच गया 98 माइनस 46 माइनस 36, 16,000 बच गए, वो यहां ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद सीजीएसटी की बात करते हैं। सीजीएसटी का क्रेडिट कितना था 19, ये 19 पूरा सेट ऑफ कर दो, 19 कितना है 19। और फिर एसडीएसटी का क्रेडिट, एसडीएसटी का क्रेडिट कितना दिया है 19,000, तो 19,000 पे एसडीएसटी का क्रेडिट लिखा। और यहां पर आप 19,000 रुपए में से आप ज्यादा ज्यादा कितना एडजस्ट कर पाओगे, नहीं पूरे एडजस्ट कर देंगे, पूरा 19,000 हो जाएगा, है ना। तो ये एडजस्ट हो गया। तो बच्चों मेरा जीएसटी पेबल क्या बचेगा, अगर मैं जीएसटी पेबल निकालूं तो यहां बचेगा जीएसटी पेबल निल, यहां पर बचेगा 35 हटा के 30,000 और यहां बचेगा निल, खत्म। तो इतना पेबल तो आना ही था, है ना, इतना पेबल तो आना ही था। तो बाय कैश आप देख सकते हो, देखो 65 65 प्लस 36 अगर हम करें तो 1,66,000 का पेबल था, माइनस 98 माइनस 19 माइनस 19, 30,000 रुपये बचने ही थे, तो ये पेबल बचेगा। ठीक है, ये आप कैसे पे करोगे, बाय कैश लेजर, डन। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। लास्ट क्वेश्चन कस्टम ड्यूटी पर है। कंप्यूट असेसेबल वैल्यू ऑफ द मशीन इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी, आरएलआई अंडर कस्टम्स एक्ट, ऑल्सो डिटरमाइन द ड्यूटी लायबिलिटी ऑफ आरएलआई। तो लो जी, आपको कस्टम ड्यूटी निकालनी है, आसान होता है। बाय एयर है क्या, नहीं, हाँ बाय एयर है। ये है आपका 8th 9th 8th का बी पार्ट। तो आपको असेसेबल वैल्यू निकालनी है, कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू।
आपको FOB दी हुई है फ्री ऑन बोर्ड, कितना दिया है $30,000 FOB आपको दी हुई है। इसके अंदर एयर फ्रेट दिया हुआ है, क्या दिया है एयर फ्रेट। अब एयर फ्रेट जो होता है ना वो आपको मैक्सिमम 20% ऑफ FOB अलाउड होता है, तो हम एयर फ्रेट ऐड करेंगे बट 20% से ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, तो 20% इसका बनता है $6,000, $6,000, तो $6,000 ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस पता नहीं है तो हम ऐड कर सकते हैं कितनी 1.125%, है ना 1.125%, तो 30,000 का 1.125% कर दो यार 337.5, 337.5। बस डिजाइन चार्जेस जो कि इंडिया में है वो आएंगे नहीं इसके अंदर। इंडियाज एजेंट कमीशन, तो हम बाइंग कमीशन मान के चलेंगे, इंडिया का एजेंट है तो। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम पोर्ट टू फैक्ट्री ये नहीं आएगा, रेट ऑफ ड्यूटी वगैरह बाकी तो बाद में। तो ये हमारी टोटल वैल्यू आ गई है दोस्तों, ये आ जाएगी 30,000 प्लस 6,000 प्लस 337.5, 36,337.5, ये आ गई असेसेबल वैल्यू, और इसको CIF भी बोलते हैं। अब ये जो वैल्यू आ गई है हमें इस पे ड्यूटी निकालनी है, तो स्टार्ट करेंगे असेसेबल वैल्यू जो कि आपको इंडियन रुपीज में चाहिए होगा। इंडियन रुपीज में कैसे करोगे 36,337.5 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है 85 रुपीज, तो ये आया 30,88,687 या 80 कर दो 688, प्लस कर दो इसके अंदर क्या आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। मैं काम करता हूं ड्यूटी का अलग कॉलम बना लेता हूं, ये वैल्यू का हो गया, इसको ड्यूटी लिख देते हैं, ड्यूटी का अलग कॉलम बनाते हैं। BCD है 10%, तो 10% हो गया 30,88,689 कर देते हैं इसको 30,88,669, डन। इसके अलावा SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तो 10% लगा देते हैं 30,887 सरचार्ज जो हो गया किस पे लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी पे ही लगता है, तो टोटल हो गया ये 30,88,688 प्लस 30,88,669 प्लस 30,887, ये बन गया टोटल में 34,28,444, और यहां 308,869 प्लस 308,87 विच इज 339,756 प्लस IGST का रेट दिया हुआ है 18%, तो ये होगा 339,756 का सॉरी 342,8,444 का 18%, 617,120 617,120। बच्चों ये मेरी आ जाएगी टोटल 342,8,444 प्लस 617,120, यार 40,45,564, और ये आ रहा है 339,756 प्लस 617,120 956,876। टोटल डन एवरीवन, तो ये हमारा टोटल आ गया। ओहो मैंने तो जगह बना रखी थी, सॉरी वो मैंने वहीं पे कर दिया, उतने में ही हो गया डन। तो ये मेरा आंसर आ गया, इज दैट क्लियर, बस खत्म। तो ये है दोस्तों MQP सेट 1 के सॉल्यूशन। अगर आपको ये सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल को, और उसका जो लिंक है वो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आपको पता है मैं फास्ट ट्रैक क्लासेस ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं बच्चों को, तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग देख रहे हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा कोई डाउट है जो डिस्कस करना है तो आप फास्ट ट्रैक क्लासेस से आपको बहुत कुछ आइडिया अच्छे से लग जाएगा, और आप लोग मेरी रेगुलर क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों,
मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। बाय बाय।